हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे BCA सेकंड सेमेस्टर हिंदी के वैज्ञानिकों का परिचय और संक्षेपण पढ़ने जा रहे हैं। वैज्ञानिकों का परिचय। एस सोमनाथ एक भारतीय एरोस्पेस इंजीनियर और वैज्ञानिक हैं, जो जनवरी 2022 से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष हैं। उन्होंने पहले विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (VSSC) और तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र (LPSC) के निदेशक के रूप में भी कार्य किया। सोमनाथ ने लॉन्च वाहन प्रणालियों के डिजाइन और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, विशेष रूप से संचार उपग्रहों और रिमोट सेंसिंग उपग्रहों के लिए। शिक्षा और करियर। एस सोमनाथ ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की है और उनके पास इसरो में 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने इसरो में विभिन्न प्रमुख पदों पर कार्य किया है, जिसमें VSSC और LPSC के निदेशक के रूप में कार्य करना शामिल है। प्रमुख योगदान। उन्होंने GSLV मार्क 3 और PSLV जैसे प्रमुख लॉन्च वाहनों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे संचार उपग्रहों और रिमोट सेंसिंग उपग्रहों के लिए लॉन्च वाहनों के अपग्रेड में भी शामिल रहे हैं। इसरो के अध्यक्ष के रूप में जनवरी 2022 से एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनके अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल के दौरान भारत ने चंद्रयान 3 और आदित्य L1 जैसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन शुरू किए हैं। पुरस्कार और सम्मान। उन्हें एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से प्रतिष्ठित स्पेस गोल्ड मेडल भी मिला है। गोविंदन रंगराजन एफएस जन्म 18 सितंबर 1963, एक भारतीय गणितज्ञ, शिक्षाविद और प्रोफेसर हैं। वह वर्तमान में बैंगलोर, भारत में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के निदेशक के रूप में सेवारत हैं और उसी में गणित विभाग में प्रोफेसर के रूप में। गोविंदन रंगराजन एफएस जन्म 18 सितंबर 1963, एक भारतीय गणितज्ञ, शिक्षाविद और प्रोफेसर हैं। वह वर्तमान में बैंगलोर, भारत में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के निदेशक के रूप में सेवारत हैं और उसी में गणित विभाग में प्रोफेसर के रूप में। शिक्षा और कैरियर। रंगराजन ने 1985 में बिट्स पिलानी से सम्मान के साथ एकीकृत मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की और 1990 में मैरीलैंड विश्वविद्यालय, कॉलेज पार्क से PhD की डिग्री प्राप्त की। 1992 में भारतीय विज्ञान संस्थान में सहायक प्रोफेसर के रूप में शामिल होने से पहले वे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले के लॉरेंस बर्कले प्रयोगशाला में एक स्टाफ वैज्ञानिक थे। रंगराजन के शोध क्षेत्रों में गैर-रेखीय गतिशीलता, अराजकता, समय श्रृंखला विश्लेषण और कंप्यूटेशनल जीव विज्ञान शामिल हैं। उनका काम तंत्रिका विज्ञान, भूभौतिकी और त्वरक भौतिकी जैसे क्षेत्रों में लागू होता है। रंगराजन ने 2002 से 2008 तक गणित विभाग के अध्यक्ष और डिजिटल सूचना सेवा केंद्र के संयोजक के रूप में भी काम किया है। वह 2008 से 2014 तक अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रकोष्ठ, जिसे अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध कार्यालय कहा जाता है, के अध्यक्ष थे। हाल ही में उन्होंने 2014 से 2020 तक 10 विभागों और केंद्रों वाले अंतर्विषय अनुसंधान प्रभाग की अध्यक्षता की थी। उन्होंने 2015 से 2020 तक विकास और पूर्व छात्र मामलों के कार्यालय के अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका में IISc के धन उगाहने और पूर्व छात्रों के आउटरीच प्रयासों का भी नेतृत्व किया। पुरस्कार और मान्यता। रंगराजन को 2001 में होमी भाभा फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। उन्हें 2006 में फ्रांस सरकार द्वारा शेवेलियर डांस एलॉर्डरे डेस पाम्स एकेडमिक्स, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ एकेडमिक पाम्स से भी सम्मानित किया गया था। उन्हें भारतीय विज्ञान अकादमी और राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारत का फेलो चुना गया है। रंगराजन जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, बैंगलोर, भारत के मानद प्रोफेसर हैं। उन्हें 2011 से 2021 दशक के लिए JC बोस नेशनल फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। वह बिट्स प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार के प्राप्तकर्ता। डॉ. होमी जहांगीर भाभा 1909 से 1966 एक महान भारतीय भौतिक विज्ञानी थे, जिन्हें भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और वहां सैद्धांतिक भौतिकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया, विशेष रूप से कॉस्मिक किरण और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के क्षेत्र में। जन्म 30 अक्टूबर 1909, मुंबई, भारत। शिक्षा। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से गणित और भौतिकी में पढ़ाई। कार्य। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR के संस्थापक निदेशक और भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के प्रमुख। उन्होंने भारत में
परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की नींव रखी और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए एक मजबूत आधार स्थापित किया। उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) की स्थापना की, जो भारत में एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक शोध संस्थान है। उन्होंने कॉस्मिक किरण और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध किए, जिन्हें भाभा स्कैटरिंग के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय में भारत का प्रतिनिधित्व किया और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय पहचान: उन्होंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बार्क) की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो भारत का प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्र है। मृत्यु: 24 जनवरी 1966, मोंट ब्लांक, फ्रांस में विमान दुर्घटना में। डॉ. भाभा की सादगी और समर्पण: डॉ. भाभा सादगी पसंद करते थे और कभी भी अपने चपरासी से अपना ब्रीफकेस नहीं उठाने देते थे। वे अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे और लाल फीताशाही से नफरत करते थे। उन्होंने हमेशा वैज्ञानिकों को देश में वापस आने और विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। C.N.R. राव एक भारतीय रसायनज्ञ हैं जिनका जन्म 30 जून 1934 को बैंगलोर में हुआ था। वे ठोस अवस्था रसायन विज्ञान और संरचनात्मक रसायन विज्ञान में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वे जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में नेशनल रिसर्च प्रोफेसर और मानद अध्यक्ष हैं। साथ ही भारतीय विज्ञान संस्थान में मानद प्रोफेसर भी हैं। जन्म और शिक्षा: C.N.R. राव का जन्म 30 जून 1934 को बैंगलोर में हुआ था। उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से BSc और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से MSc की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने पर्ड्यू विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि भी प्राप्त की और बाद में मैसूर विश्वविद्यालय से DS.C की उपाधि भी प्राप्त की। करियर: उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान में व्याख्याता के रूप में कार्य शुरू किया, फिर बाद में IIT कानपुर में रसायन विज्ञान विभाग का नेतृत्व किया और अनुसंधान के डीन बने। 1976 में वे IISc में वापस आए और ठोस अवस्था और संरचनात्मक रसायन विज्ञान इकाई और पदार्थ अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की। प्रमुख योगदान: C.N.R. राव ने ठोस अवस्था रसायन विज्ञान, पदार्थ रसायन विज्ञान और संरचनात्मक रसायन विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण खोजें की हैं और कई शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। पुरस्कार और सम्मान: उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया है, जिसमें पद्मश्री, पद्म विभूषण और भारत रत्न शामिल हैं। अन्य जानकारी: वे जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के संस्थापक अध्यक्ष भी थे। उनके काम को कई विश्वविद्यालयों और विज्ञान अकादमियों ने मान्यता दी है। वर्तमान पद: वे वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में नेशनल रिसर्च प्रोफेसर और मानद अध्यक्ष हैं। साथ ही भारतीय विज्ञान संस्थान में मानद प्रोफेसर भी हैं। संक्षेपण लेखन की विधि: संक्षेपण लेखन का अर्थ है किसी दिए गए पाठ, अनुच्छेद या विचार को संक्षिप्त, स्पष्ट और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत करना। इसमें मूल विषय के भावों और विचारों को बिना बदले कम शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। संक्षेपण लेखन की विधि: 1. पूरा पाठ ध्यानपूर्वक पढ़े। मूल पाठ को कम से कम 2 बार ध्यानपूर्वक पढ़े। उसका मूल उद्देश्य, भाव और प्रमुख बिंदुओं को समझें। 2. मुख्य बिंदु छांटें। पाठ में आए मुख्य विचार, तर्क या घटनाएं पहचानें। केवल आवश्यक बातें लें, उदाहरण, आंकड़े या विस्तार को छोड़ दें। 3. अनावश्यक बातें हटाएं। अप्रासंगिक जानकारी, सजावटी भाषा, दोहराव और वर्णनात्मक अंश हटाएं। 4. अपने शब्दों में लिखें। संक्षेप: मूल लेखक के विचारों को अपने शब्दों में और तृतीय पुरुष में लिखा जाना चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट और व्याकरण की दृष्टि से सही हो। 5. शीर्षक दें। यदि कहा गया हो, संक्षेप का एक सारगर्भित और उपयुक्त शीर्षक लिखें। 6. शब्द सीमा का ध्यान रखें। मूल पाठ के शब्दों का लगभग 1/3 भाग संक्षेप में होना चाहिए, यदि अलग से निर्देश न हो। 7. पुनरीक्षण करें। लिखा गया संक्षेप पढ़ें और सुनिश्चित करें कि वह स्पष्ट, सटीक और मूल भाव को बनाए हुए है। संक्षेपण लेखन का उदाहरण: उदाहरण 1. पुस्तकें मानव की सबसे अच्छी मित्र होती हैं। ये न केवल हमें ज्ञान देती हैं,
बल्कि हमारे विचारों को भी दिशा प्रदान करती। अच्छी पुस्तकें हमें नैतिकता, सदाचार और जीवन के उद्देश्यों की ओर प्रेरित करती हैं। एकांत में भी ये हमें साथी का अनुभव कराती हैं। जो व्यक्ति पुस्तकों से प्रेम करता है वह कभी अकेला नहीं रहता। उत्तर शीर्षक पुस्तकों का महत्व संक्षेप। पुस्तकें मनुष्य की सच्ची मित्र होती हैं। वे ज्ञान और नैतिकता प्रदान करती हैं तथा जीवन को दिशा देती हैं। एकांत में भी वे साथ निभाती हैं और व्यक्ति को अकेलापन नहीं महसूस होने देती। उदाहरण 2। समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियों की तह में अनेक प्रकार के भाव ही प्रेरक में रूप में पाए जाते हैं। शील या चरित्र का मूल भी भावों के विशेष प्रकार के संगठन में ही समझना चाहिए। लोक रक्षा और लोक रंजन की सारी व्यवस्था का ढांचा इन्हीं पर ठहराया गया है। धर्मशासन, राजशासन, मन शासन सब में इनसे पूरा काम लिया गया है। इनका सदुपयोग भी हुआ है और दुरुपयोग भी। जिस प्रकार लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनुष्य के मनोविकार काम में लाए गए हैं, उसी प्रकार किसी संप्रदाय या संस्था के संकुचित और परिमित विधान की सफलता के लिए भी। उत्तर शीर्षक मनोविकार। मनोविकार मानव जीवन की प्रवृत्तियों एवं चरित्र के आधार होते हैं। वे लोक रक्षा और लोक रंजन के निर्धारक हैं। ये धर्म, राज्य तथा मन के शासन के लिए आवश्यक होते हैं। लोक कल्याण में इनका उपयोग तथा सांप्रदायिक फैलाने में दुरुपयोग किया गया है। उदाहरण 3। भारतीय नारी न्याय, बलिदान, साहस, शक्ति तथा सेवा की सजीव मूर्ति है। जीवन सुख दुख में छाया की भांति पुरुष का साथ देने के कारण वह अर्धांगिनी, घर की के व्यवस्थापिका होने के कारण वह लक्ष्मी, श्लाघनीय गुणों के कारण वह देवी कही जाती है। स्वार्थ और भोगलिप्सा को तिलांजलि देकर भारतीय नारी ने आत्मबलिदान द्वारा समय समय पर ऐसी ज्योति प्रज्वलित की है कि उसके पुनीत प्रकाश में पुरुष ने अपना मार्ग ढूंढा है। उसकी शक्ति के सामने यमराज को हारना पड़ा है। सती, सावित्री, वीरांगना लक्ष्मीबाई, तपस्विनी उर्मिला की दिव्य झांकियां प्रेरणा के स्रोत हैं और पुरुष को चेतना और जागरण का संदेश देती हैं। नारी का सम्मान करके ही पुरुष का जीवन कुसुम सुवासित होता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। उत्तर शीर्षक यत्र नायुस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भारतीय नारी न्याय, त्याग, साहस, शक्ति तथा सेवा का प्रतिरूप है। वह अर्धांगिनी, लक्ष्मी और देवी के रूप में पुरुष का मार्गदर्शन करती रही है। वह विपत्ति के अंधकार में प्रकाशपुंज है। भारतीय की गौरवशाली नारियां सदैव प्रेरणा स्रोत रही हैं, इसीलिए नारी सम्माननीय है। उदाहरण 4। प्रश्न निम्नलिखित गद्यांश का संक्षेपण कीजिए। सभ्यता संस्कृति की प्रयोगशाला है। हम अपने मन के भीतर से भीतर वाली तह में जो सोचते हैं, जिस तरह से सोचते हैं, वह है संस्कृति और उसे जहाँ और जिस तरह अमल में लाते हैं वह है सभ्यता। सभ्यता का मोटा मोटा अर्थ है सभ्य लोगों के रहने सहने, मिलने जुलने, बात व्यवहार करने का ढंग। सभ्य शब्द का भाव है कि जो चार आदमियों में, समाज में, सभा में भला है। संक्षेप में व्यक्ति और समाज को जोड़ने वाली पद्धति, कला और तरीके का नाम सभ्यता है। और क्योंकि मनुष्य पहले पहल घर से बाहर निकलकर अपने पास पड़ोस में ही मिलता जुलता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सभ्यता की पाठशाला है पड़ोस और सभ्यता की पहली सीढ़ी है पड़ोस। उत्तर शीर्षक सभ्यता संस्कृति की प्रयोगशाला। हमारे मन के भाव विचार संस्कृति के अंतर्गत आते हैं तो उनके अनुसार व्यवहार करना सभ्यता मानी जाती है, जो व्यक्ति और समाज को जोड़ने की कला सिखाती है। यह कला हमें अपने पास पड़ोस में ही सीखने को मिलती है। उदाहरण 5। समय वह संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर की ओर से मिली है। जो लोग इस धन को संचित रीति से बरतते हैं वे शारीरिक सुख तथा आत्मिक आनंद प्राप्त करते हैं। इसी समय संपत्ति के सदुपयोग से एक जंगली मनुष्य और देवता स्वरूप बन जाता है। इसी के द्वारा मुख्य विद्वान, निर्धन, धनवान और अनुभवी बन सकता है। संतोष, हर्ष या सुख मनुष्य को प्राप्त नहीं होता और जबकि वह उचित तरीके से अथवा रीति से समय का सदुपयोग नहीं करता है। समय निःसंदेह एक रत्न राशि है। जो कोई उसे अप्रमित और अगणित रूप से अंधाधुंध व्यय करता है वह दिन दिन अकिंचन, रिक्तहस्त और दरिद्र होता है। वह आजीवन खिन्न और समय को कोसता रहता है। सच तो यह है कि समय नष्ट करना एक प्रकार की आत्महत्या है। उत्तर शीर्षक समय संपत्ति। समय ईश्वर प्रदत्त संपत्ति है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है उसका जीवन सुख,
समृद्धि, आनंद से भर जाता है तथा जो इसका दुरुपयोग करता है वह जीवन भर दुखी रहता है। समय नष्ट करना आत्महत्या करने के समान है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।